हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें कि कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने लास्ट वीडियो में सेंसस मेथड देखी है। अब हम सैंपल मेथड देखें। हमने देखा था वो 10,000 वाला एग्जांपल कि 10,000 स्टूडेंट्स के लिए डेटा कलेक्ट करना है। तो या तो तरीका है कि सारे 10,000 से बात की जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि 10,000 में से कुछ बच्चे अलग से सिलेक्ट कर लिए जाए, से 1,000, और उस 1,000 को हमने कहा था कि ये सैंपल है और इस सैंपल को स्टडी करेंगे और इसका जो भी कंक्लूजन आएगा वो सबके लिए जनरलाइज कर देंगे। तो वो जो सेकंड मेथड है दैट इज सैंपल मेथड। और सैंपल मेथड के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये हमारा पैटर्न 4 क्वाड्रेंट वाला, इससे याद करने में आसानी होती है। पहली मेथड, पहला पॉइंट, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। जो सैंपल लिया है पॉपुलेशन में से, उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है। सैंपल क्या है? ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन से कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स निकाले गए हैं, मतलब पॉपुलेशन है से 10,000 बच्चों की, उसमें से 1,000 अलग निकाल लिए। तो ये जो पॉपुलेशन है और ये जो सैंपल है, तो दिस सैंपल, इसका स्टडी किया जाए। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द पॉपुलेशन, वी आर गोइंग टू स्टडी द सैंपल। पॉपुलेशन में से सैंपल निकाला तो उसका स्टडी करेंगे। कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, मतलब ये जो पॉपुलेशन थी इसमें से हमने एक सैंपल निकाला, इस सैंपल को स्टडी किया और जो भी कंक्लूजन आया वो इस सैंपल के कंक्लूजन के बेसिस पे निकाला गया। मतलब सबको स्टडी किया क्या? नहीं, हमने क्या किया, सैंपल के कंक्लूजन के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन डिराइव किया। ओके, देन इट्स वाइडली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में ये यूज होता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जब भी आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं तो दे टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। सनी कि वो पूरा ब्लड नहीं निकाल लेते बॉडी में, वो थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और उसी का जो रिजल्ट आता है वो पूरे बाकी पे एप्लीकेबल है। जब सब्जी वगैरह बनाते हैं किसी चीज की, या चावल बनाते हैं तो पुलाव वगैरह, तो पुलाव में जब वो राइस को चेक करना होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा राइस निकालते हैं, उसमें चेक करते हैं कि भाई अभी कच्चा रह गया क्या, और उससे अंदाजा बाकी के पुलाव का लगा लेते हैं। तो ये क्या किया, सैंपल लिया छोटा सा, हर एक राइस को तोड़ तोड़ के नहीं देख सकते, तो थोड़ा सा सैंपल लिया और उसमें से चेक करके अंदाजा लगा लिया कि भाई कैसा क्या। कई बार चाय वगैरह आप बनाते हो, कभी आपको लग रहा है नींबू पानी बनाया, अभी थोड़ा गर्मी के सीजन में नींबू पानी पीते हैं, तो वो टेस्ट करने के लिए कि भाई ये बराबर उसका टेस्ट आया कि नहीं, तो छोटे से चम्मच से निकालते हैं और उसको टेस्ट करके देखते हैं कि भाई ये कैसा है। तो ये जो टेस्ट किया आपने वो छोटे से सैंपल को किया और उसका कंक्लूजन आपने सबके लिए जनरलाइज किया। तो डे टू डे लाइफ में तो ये यूज होता है। अब ये सैंपल मेथड कहाँ सुटेबल है, कब कब सुटेबल होगी सैंपल मेथड? सैंपल मेथड सुटेबल होगी जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अब देखो, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी तो क्या होगा, आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकते, पूरी पॉपुलेशन का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि पॉपुलेशन का साइज काफी बड़ा हो, उस वक्त आप कौन सी मेथड यूज करेंगे? सैंपल मेथड यूज करेंगे। तब आप क्या करेंगे, उस बड़ी पॉपुलेशन में थोड़ा सा सैंपल अलग निकाल लेंगे और उसका स्टडी करेंगे। देन वेरी हाई एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। यदि बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं चाहिए, मतलब देखो एक्यूरेसी हर जगह अच्छी होती है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि जहां पे एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, उतना ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। Want to know a rough estimate maybe how your product is being sold, or what kind of response the customers are having for your product. That particular feedback need not be called out on entire customer base. ठीक है, पूरे कस्टमर से नहीं, you can take it from few customers and then you can generalize for all of them. Okay, excuse me. Sorry. Then intensive examination not required. ये कब सुटेबल है सैंपल मेथड? जब इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी का मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हर किसी, या हर एक आइटम से पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, तो बहुत ज्यादा इंटेंस एग्जामिनेशन नहीं करना है। जस्ट अबाउट नोइंग सर्टेन थिंग्स। सी
इंटेंस एग्जाम करेंगे तो क्या होगा, अच्छी बात है, वो तो अच्छा ही है, मतलब एक्यूरेट हो इंटेंस, लेकिन इट मे नॉट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ योर रिसर्च. यू मे बी thinking of knowing just a superficial information or just to know about a hint that what you are doing and what people are responding to it. At times certain research are done only because they want their customers to feel कि company is taking care of them. मतलब वो चाहते हैं कि कंपनी ध्यान रख रही है, पूछ रही है, इतना पता रहे, इसलिए थोड़ा बहुत वो पूछते रहते हैं. तो वहां पे फिर ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, वो सैंपल मेथड यूज कर सकते. देन यूनिट्स आर सिमिलर. जब जो जैसे हमारे 10,000 स्टूडेंट्स, यदि 10,000 स्टूडेंट्स मोर और लेस सिमिलर ही हैं, जो कुछ कुछ लोग डिसीजन, तो यदि वो सिमिलर हैं काफी सारे, तो हर एक सिमिलर कैटेगरी में से एक एक दो आपने ले लिए और उनका रिसर्च करिए. क्योंकि वो डाइवर्स नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं सोचते, इसलिए सबसे बात की जाए ऐसा जरूरी नहीं. एक जैसा सोच रहे तो एक जैसा सोच रहे तो फिर उनके कुछ लोगों का थॉट पूछ लो तो पता लग जाएगा आपको बाकी. क्लियर. सो जब यूनिट्स सिमिलर हो या डाइवर्स नहीं हो, उस वक्त आप सैंपल मेथड को यूज करें. ये 4 पॉइंट्स जहां पे कि आप सैंपल मेथड को यूज करें. अब देखते हैं इसके मेरिट्स. अब देखो, आप 10,000 की जगह सिर्फ 1,000 का स्टडी करना है तो इकोनॉमिकल तो है, सस्ता पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है. 10,000 लोगों का रिसर्च करना और 1,000 का टाइम बचता बहुत ज्यादा. इकोनॉमिकल मतलब पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर. जब कम लोगों का डेटा आपने कलेक्ट किया है और उसमें कहीं एरर है, तो आप बताओ 10,000 लोगों में एरर ढूंढना इजी है या 1,000 लोगों में? 1,000. तो ये इसका मेरिट है कि जब कम ही लोगों को स्टडी किया जा रहा है और उसमें कभी कहीं क्वेश्चन वगैरह में कहीं एरर है, कुछ है कैलकुलेशन, तो वो आप कम सैंपल का जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बजाय आप ज्यादा बड़े साइज में जाए. यदि आप पूरी पॉपुलेशन का लेंगे तो वहां पे आपको एरर आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और उसमें गलतियां होने के चांसेस भी ज्यादा है. यहाँ पे आप जल्दी आइडेंटिफाई करें. देन लार्ज इन्वेस्टिगेशन. करेक्ट. सी, there is a difference between large size of population and large investigation. यदि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप सैंपल मेथड को यूज करें. देखो, वही उसका सुटेबल क्या है, जब पॉपुलेशन साइज बड़ा हो, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन बड़ा है, पॉपुलेशन साइज बड़ी है, तो आप सैंपल मेथड को यूज करेंगे. इस मेथड का मेरिट है कि आपको वो तब यूज करनी है जब आपका इन्वेस्टिगेशन काफी बड़ा है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टिगेशन में आप हर किसी से जाके बात नहीं कर पाएंगे. इसीलिए आप बड़े इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे, तो लार्ज इन्वेस्टिगेशन. देन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. नाउ सी, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्राउड मैनेजमेंट के लिए बोला जाता है कि बेटा जरा बच्चों का ध्यान रखना, इस क्लास में 2 सेक्शन एक साथ हो जाते तो आप देखो कितना मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्टर करना, क्योंकि यदि 2 सेक्शन एक साथ बिठा दिए तो फिर उनको संभालना मुश्किल. एडमिनिस्ट्रेशन को इजी पड़ेगा यदि वो से छोटे सैंपल से डील कर रहे. एक छोटे सैंपल से डील कर रहे हैं तो आप एडमिनिस्टर बेटर कर सकते हैं, और एडमिनिस्टर बेटर भी कर सकते हैं और अच्छा बंदा लाके भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको छोटे सैंपल को ही डील करना है. वरना क्या होगा, ज्यादा टाइम. देखो, अभी यहाँ पे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरी स्पीड है पढ़ाने की, ये वाली पढ़ाने की स्पीड क्लास में यूजुअली जाती नहीं है. क्यों? क्लास में बच्चे भी होते हैं, उनका फीडबैक भी लेना होता है. कई बार कोई बच्चा खोया रहता है, फिर उसकी बात करो. फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसको समझ ही नहीं आया, तो वहां पे आप रुकते हो. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप मुझे रोक सकते हैं, आप पॉज कर दो, वापस रिप्ले करो, आप रोक सकते हो. लेकिन मैं अपनी स्पीड से पढ़ाता जा रहा हूँ और मैं अपनी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इसमें ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट वैसे कम ही डिस्टर्बेंस है, तो मैं ज्यादा पोर्शन को कम टाइम में कवर करता हूँ. सो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, कम लोगों को एडमिनिस्टर करना आसान है, ज्यादा लोगों को एडमिनिस्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. देन सम मोर साइंटिफिक मेथड. मोर साइंटिफिक मेथड, इसमें क्यों ऐसा सैंपल मेथड साइंटिफिक क्यों है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आप जब सैंपल सिलेक्ट करेंगे, सैंपल सिलेक्ट करने में इतना आसान नहीं है सैंपल सिलेक्ट करना. देखना अभी डीमेरिट आएगा. सैंपल सिलेक्ट करने के लिए काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, उसके लिए बंदा भी थोड़ा एक्सपर्ट चाहिए होता है. जब वो सोच समझ के कोई काम करता है
तो फिर साइंटिफिकली रिजल्ट को एनालाइज भी किया जाता है और उसको जनरलाइज करने के लिए भी साइंटिफिक रूल्स जो स्टैटिस्टिक्स के जो कि किसी न किसी ठोस प्रूफ पे बेस्ड है, तो वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है ये वाली अप्रोच। व्हाई इट इज मोर साइंटिफिक? फर्स्ट ऑफ ऑल, सैंपल सिलेक्शन needs a lot of skill. Post sample selection, then you will gather the result, then gathering the result you will work on it and then you will generalize for the whole of the population. पूरी population के लिए आप बाद में उसको जस्टिफाई करें, सॉरी बाद में आप उसको जनरलाइज करें, ठीक है। तो इसीलिए ये मेथड ज्यादा साइंटिफिक है, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट दिख तो रहा है ना? दिख रहा है। ओके, सो साइंटिफिक का देख रहे थे, तो ज्यादा साइंटिफिक ये क्लियर हुआ। मेरिट्स, इकोनॉमिकल सस्ता है, टाइम बच रहा है, एरर कम है इसलिए जल्दी एरर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। लार्ज इन्वेस्टिगेशन यानी कि बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, क्योंकि छोटे डेटा को स्टडी कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में आसान है। और साइंटिफिक क्यों है? साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि छोटा डेटा है तो अलग अलग एंगल से स्टडी किया जा सकता है। जितना टाइम डेटा कलेक्शन से बचेगा उसमें से थोड़ा टाइम यहाँ पे आप डेटा को स्टडी करने में लगा देंगे क्योंकि वो छोटा डेटा, ठीक है। सो उसको अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है, तो ये मोर साइंटिफिक। अब इसके डीमेरिट्स, मेथड है, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स तो होंगे। पार्शियल, क्या पार्शियल? पार्शियल का मतलब है, फॉर एग्जांपल यदि मुझे ये सैंपल दिए, सॉरी ये पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से मुझे सैंपल सिलेक्ट करना। अब ये सैंपल सिलेक्ट करने में यदि मैं यहां रहता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं यहीं का डेटा ले लूंगा। छोटा लिंक दिख रहा है आपको? मैं यहां हूं तो मैं यहीं का डेटा ले लूंगा, बोलूंगा ये नजदीक है, यहाँ का डेटा ले लूंगा। इट कैन बी अ पार्शियल सैंपल सिलेक्शन। तो पार्शियलिटी उस डेटा के सिलेक्शन में हो सकती है, इसीलिए इस पार्शियलिटी को अवॉइड नहीं किया जा सकता। वैसे तो चलो वो सैंपल एक अच्छी चीज है, लेकिन यदि वो सैंपल सिलेक्ट करने के तरीके में मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, ऐसा यदि मैंने उन्हीं बच्चों से पूछा जो यूजुअली मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो फिर ये तो पार्शियलिटी होगी ना, मैंने बाकी बच्चों से तो पूछा ही नहीं। सो दिस पार्शियल मींस दैट, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, रॉन्ग कंक्लूजन्स। ऐसा हो सकता है कि जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया वो सैंपल पूरे के पूरे पॉपुलेशन को बराबर रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। मतलब आपने सैंपल से बात करके कंक्लूजन निकाल लिया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और बाद में आपको पता चला कि मेजोरिटी को तो अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया था शायद उसमें कहीं बायसनेस थी, पार्शियलिटी थी। इस वजह से आपने पहले तो जो सैंपल वालों ने तो हाँ बोला, लेकिन बाद में लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। तो ये हो सकता है कि क्योंकि सैंपल गलत है तो हो सकता है कि कंक्लूजन भी गलत निकले, ठीक है। तो रॉन्ग कंक्लूजन का एक रिस्क रहता है। सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज डिफिकल्ट। अब देखो ये लिंक है ना, ऐसा सैंपल सिलेक्ट करना जो पूरे के पूरे क्राउड को रिप्रेजेंट कर सके, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। जब हम बोलेंगे कि 10,000 में से 1,000 बच्चे सिलेक्ट करने हैं रिसर्च के लिए, तो ये 1,000 कौन से करें? ऐसे 1,000 जो 10,000 के मन की बात प्रेजेंट कर सके, ऐसे 1,000 जो 10,000 के थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सके। सो सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज डिफिकल्ट और दिस कैन लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन। और अब आप देखना ये वाले प्रॉब्लम्स आपको सेंसस मेथड में सॉल्व होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मोर और लेस इसके डीमेरिट है तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, जैसे कि कंक्लूजन आप क्या सभी से बात कर ली तो काय का रहोगे कंक्लूजन, फिर तो जो निकालोगे वो आप सोच समझ के निकालोगे। ये चीज देखिए, फ्रेमिंग सैंपल इन पर्टिकुलरली डाइवर्स यूनिवर्स। अब देखिए यदि ये पूरा पॉपुलेशन, इसमें सब अलग अलग लोग हैं, 10,000 लोग अलग अलग थॉट्स, तो उसमें से कोई सैंपल की फ्रेम को सिलेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो आप सोचेंगे कि यार मैं ये वाला सैंपल उठा लूं, पर उसमें फिर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो छूट गई कि ये इधर का सैंपल ले लेते, इधर का सैंपल लिया तो उधर के कैरेक्टरिस्टिक्स छूट गए। यानी कि जब अलग अलग डाइवर्स लोग हैं तो वो डाइवर्स लोगों के लिए ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो सबके लिए एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनाए, तो सैंपल सिलेक्ट करे कैसे, वो ही एक मेजर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हो जाए। एक ये चीज। लास्ट, स्पेशलाइज्ड सैंपलिंग नॉलेज। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये डीमेरिट उससे रिलेटेड। सैंपल सिलेक्ट करना, ये इतने बड़े पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैंपल अलग कर लेते हैं, ये बोलने में ही आसान लगता है, ये करना बहुत डिफिकल्ट।
सैंपल सिलेक्ट करेंगे कैसे, उसके लिए बहुत सारी मेथड्स है स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें से कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में इट इज सो चैलेंजिंग, इट्स एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। सो सैंपल में व्हेन वी स्टडी सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइनलाइज कि ये कौन सी वाली मेथड यूज करें, ऐसे सैंपल निकाले या ऐसे सैंपल निकाले। तो इसके लिए काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है और एक्सपर्ट लोग ही चाहिए होते हैं। जैसे कि हमारे भोलू भाई कह रहे हैं, सैंपल मेथड सेव टाइम एंड मनी बट नीड एक्सपर्ट हैंडलिंग। एक्सपर्ट हैंडलिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आपको जिनको भी वो सारे मेथड्स वगैरह जिनको पता होंगे, जो उसको समझ जाएंगे, उन लोगों के लिए तो वो इजी होगा। जो उन मेथड्स को नहीं समझ पाएंगे उनके लिए इट विल बिकम डिफिकल्ट। ओके, सो दीज आर द डीमेरिट्स। तो मेरिट्स डीमेरिट्स फोटो लेना है तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, ये सैंपल मेथड के कुछ बेसिक्स थे। अब जरा सैंपल मेथड्स के और क्या क्या तरीके होते हैं सैंपलिंग करने के, उनको देख लेते हैं। मेथड्स देख रहे हैं सैंपलिंग की। अभी इसमें मेथड स्टार्ट करने के पहले एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल ये हमारी पूरी पॉपुलेशन, ओके, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है और इसमें ये काफी सारे अलग अलग सैंपल्स, तो सॉरी क्या बोलते हैं इनको, आइटम्स है, ठीक से बहुत सारे आइटम्स है। इन काफी सारे आइटम्स में से मुझे यदि सैंपल निकालना है, मतलब मैं कुछ सैंपल्स थोड़े से निकालूंगा। यहाँ पे कुछ सैंपल्स मैंने ले लिए कि मैं इतने सैंपल्स को स्टडी करूँ। ये सैंपल्स निकाले यहीं से हैं, सॉरी, ये सैंपल्स निकाले इसी में से, ठीक है। लेकिन अब ये जो सैंपल है ये यहाँ के भी हो सकते हैं, ये यहाँ के भी हो सकते हैं, यहाँ के भी हो सकते हैं, सब में से थोड़े थोड़े भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी इस सैंपल के लिए क्या है, इस सैंपल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो भी हो वो इस पूरे को रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि इसके अंदर इतने सफिशिएंट आइटम्स हो जो इस पूरे को रिप्रेजेंट कर सके, तभी हमारे सैंपल लेने का कुछ फायदा निकलेगा। दूसरा, ये एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब इतने आइटम्स इनफ होने चाहिए कि आप कंक्लूजन निकाल सके। यदि रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन एडिक्वेट नहीं, मतलब जो है थॉट्स को एक मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन अभी भी सफिशिएंट नहीं हो, सबको तो नहीं इंक्लूड कर पाए, तो रिप्रेजेंटेटिव और एडिक्वेट ये दो नेसेसरी इसेंशियल्स हैं जो इस सैंपल की जरूरत है, तभी आपका सैंपल सक्सेसफुल हो पाए, ठीक। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारी पहली मेथड। हमारी पहली मेथड रैंडम सैंपलिंग। रैंडम, अब देखो नाम में ही कहा है कि रैंडम सैंपलिंग, तो रैंडम का सबसे बेस्ट इजी वे में आपको बताता हूं मैं, लॉटरी। जो लॉटरी सिस्टम होता है, आप जैसे कई बार स्कूल वगैरह में भी करते हैं, शीट निकाल लेते हैं, तो वो जो शीट है जिसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, अब उसमें से किसी का भी नाम आ सकता है रैंडमली, ओके। आपने सिर्फ वो सिलेक्ट किया, तो जब रैंडमली किसी का भी नाम सिलेक्ट किया जा सकता है, देन ईच आइटम इन द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। हर एक आइटम, मतलब यदि मैं बोलूं कि इनमें से रैंडमली किसी को सिलेक्ट करूंगा तो कोई भी आ सकता है, ठीक है, किसी को भी बुलाया जा सकता है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, तो एवरी आइटम हैज ए इक्वल चांस टू गेट सिलेक्ट। और इसमें आप देख रहे हैं यदि स्लिप में सभी के नाम लिखे हुए हो, किसी का नाम निकले तो कई बार क्लास में झगड़े भी नहीं होते, क्योंकि अब उसका नाम निकला, क्या कर सकते हैं ना, किसी ने कोई पर्सनली तो नहीं, टीचर का बायस तो नहीं है कुछ उसमें, उन्होंने तो नाम निकाला, जिसका निकला उसका, वैसे तो वो वाली एक चीज अच्छी होती है। सिलेक्शन इज लेफ्ट टू चांस, नॉट कंट्रोल्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, ओके। ये जो सिलेक्शन है ये चांस की बात है, किसी का भी चांस आ सकता है, इन्वेस्टिगेटर को इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना। इससे क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर का बायस कम हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेटर को कुछ नहीं करना और उसका जो सिलेक्शन है वो चांस पे छोड़ दिया गया है, ओके। इज यूज्ड व्हेन आइटम्स आर होमोजेनियस। जब आइटम्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं तब आप रैंडम सैंपलिंग को इजीली यूज कर सकते हैं। क्यों होमोजेनियस होता है, क्योंकि यदि अलग अलग होंगे और अलग अलग में आपने किसी को भी सिलेक्ट कर लिया तो ऐसा हो सकता है कि सब एक जैसे थॉट वाले भी सिलेक्ट हो जाए,
इसीलिए यदि वो होमोजेनियस है, आइडेंटिकल है, तो उनमें से फिर कोई भी आ जाए उतना फर्क नहीं पड़ता। तो होमोजेनियस है, देखो फिर से एक बार रिपीट करके सुन लेते। होमोजेनियस मतलब एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे तो किसी को भी सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये चीज, इसके दोनों एग्जांपल्स, इसकी क्या तरीके हैं रैंडम सैंपलिंग को करने के। तो लॉटरी मेथड, सिंपल स्लिप्स डाल दो, स्लिप में से सिलेक्ट कर लो, तो जिसका भी नाम आएगा वो सिलेक्ट हो। तो लॉटरी मेथड पहली। दूसरा है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। तो क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे सीक्वेंस में नंबर्स हैं और उन नंबर्स के कुछ रैंडम टेबल्स बना रखे, मतलब ऐसे कुछ टेबल बना रखे हैं जिनको टेबल्स में कुछ कुछ नंबर्स को इकट्ठा क्लब कर दिया, कुछ कुछ नंबर्स को इकट्ठा क्लब कर दिया। इसमें एक टिप्पेट अंकल है, टिप्पेट महाराज, इनका टेबल काफी फेमस है जो काफी बार यूज किया जाता है, तो उसको टिप्पेट्स टेबल बोलते हैं। तो वो जो टिप्पेट्स टेबल है, उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कुछ 10,000 नंबर्स लिए और उन 10,000 नंबर्स को उन्होंने कुछ रैंडमली अलोकेट कर दिया है। तो वो आप उसको ले सकते हो, आपको नहीं पता कि 5th नंबर पे कौन आएगा, आपको नहीं पता 6 पे कौन आएगा, आपने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया और आपने उसके हिसाब से सिलेक्ट कर दिया। ठीक, सो ये भी तरीका हो सकता है रैंडम। इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटर का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेटर का। तो ये देखो मेरिट सिंपल मेथड है, डायरेक्टली स्लिप डालो, नाम निकालो, तो रैंडमली सैंपल सिलेक्ट हो जाएगा, सिंपल मेथड। नो पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर का कोई पर्सनल बायस नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को कुछ करना ही नहीं वहां को, तो रैंडमली अपने आप ही सिलेक्ट हो रहे, तो देयर इज नो पर्सनल बायस। देन एवरी आइटम हैज इक्वल चांस, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट। 10,000 भी होना तो 10,000 में से भी हर किसी का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने, क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट किया, इसीलिए हर किसी का इक्वल चांस। अब चांस की बात है, यदि आपका नाम नहीं आया, मेरा आ गया, मेरा नहीं आया, आपका आ गया, ओके, देन इट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स, क्योंकि वो होमोजेनियस आइडेंटिकल है काफी सारे और उसमें रैंडमली उन्होंने नाम निकाला है, तो चांस बढ़ जाता है कि वो उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये उसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में क्या है, नो गारंटी ऑफ प्रॉपर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या, देखो रैंडमली निकाला ना आपने, तो हो सकता है कि एक जैसे लोग रैंडमली आ गए। अब आइडेंटिकल होमोजेनियस होना ठीक है, लेकिन होमोजेनियस में भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस थोड़े बहुत तो होंगे ना, तो हो सकता है कि एक जैसे थॉट के लोग ही सिलेक्ट हो जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन गारंटी नहीं है कि हाँ सारे थॉट आएंगे। हो सकता है एक जैसे थॉट वाले लोग आ जाए, सिलेक्ट हो जाए, तो देयर इज नो गारंटी, तो इट कैन बी अ डीमेरिट। देन इंपॉर्टेंट आइटम्स मे बी अ डीमेरिट, ऐसा हो सकता है कि वो आइटम जो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हो तो वो छूट जाए। इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो आपकी स्कूल में एक कंपटीशन है जिसके लिए बच्चे भेजने हैं, तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। अब डिबेट कंपटीशन के लिए मान लो ऐसा किया, टीचर ने कहा चलो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, रैंडमली किसी का भी नाम डाला और रैंडमली निकाल दिया, या आपको क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर दी, तो क्रिकेट टीम के लिए रैंडम नाम डाले और रैंडमली बच्चे सिलेक्ट कर। तो क्या आपको लगता है कि हाँ चलो हमारा फर्स्ट ओवर कौन डालेगा, नाम डाले भी, और जो नाम आया वो विकेट कीपर का नाम था, या जो डिबेट के लिए नाम आया वो बंदा तो अच्छा डांसर है, तो ये तो गलत बात। तो वहां पे हो सकता है कि वो जो ओरिजिनली अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है वो सिलेक्ट ही ना हो, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ये इसका डीमेरिट है। तो ये पहला तरीका रैंडम सैम्पलिंग का। अगला तरीका देखते हैं, यहां पे देखो दूसरा टाइप हमारा पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग। अब देखो रैंडमली, पर्पसिव मतलब डेलिबरेटली किया गया सैम्पलिंग या किसी पर्पस के साथ किया गया सैम्पलिंग। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स चॉइस ऑफ सैंपल आइटम्स बेस्ड ऑन हिज ओपिनियन। जो इन्वेस्टिगेटर को लग रहा है कि ये लोग बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको ही सिलेक्ट किया जाता है। सिंपल, ठीक है। मतलब टीचर को डिबेट कंपटीशन के लिए बच्चे भेजते हैं, बच्चे भेजने हैं, टीचर को लगता है कि ये 3 बच्चे हैं जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, टीचर उनको सिलेक्ट करता है और भेजता है। तो मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि ये वाला जो सैंपल है ये बेटर रिप्रेजेंट कर पाएगा, तो फिर वो उनको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक, ये बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग वाज बाय चांस, हर किसी को इक्वल चांस था, बाय चांस। यहाँ पे बाय चॉइस, देयर इज
चांस की कोई बात नहीं, जो उनको ठीक लगेगा उनको भेजेंगे। ओके, अब इसमें फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ सर्वे होते हैं, जैसे बैटिंग को लेके कभी सर्वे किया जाए, तो बैटिंग को लेके सर्वे किया जाएगा तो उसमें सचिन को तो कंसिडर करना ही करना है। सचिन इज ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन, सो उनको तो कंसिडर करना ही करना है। ओके, तो ये एक ऐसा कुछ है कि भाई बैटिंग को लेके बात हो रही है। फॉर एग्जांपल कहीं पे किताब में दे रखा है कि स्टील की इंडस्ट्री का आपको रिसर्च करना है, तो टाटा स्टील को तो लोगे ही आप उसमें। वैसे ही यदि कहीं पे कैप्टन्स की बात हो रही है, क्रिकेट टीम के कैप्टन्स की या लीडर्स की बात हो रही है, तो फिर वहां पे हमारे सौरव गांगुली दादा उनको, या फिर महेंद्र सिंह धोनी माही उनको लिया जाएगा। तो मतलब जब भी कभी वहां पे कैप्टन की बात हो रही है तो धोनी का नाम ना है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड है ना कि वो अच्छा कैप्टन है, तो उसको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। वैसे ही बैटिंग में सचिन, ठीक। तो ये चीज, इसके मेरिट्स क्या है? इस मेथड का सबसे बड़ा मेरिट है कि फ्लेक्सिबल, कि ये जैसे बैटिंग की बात हो रही है तो सचिन एक स्पेशल आइटम है, कैप्टन की बात हो रही है तो गांगुली धोनी ये स्पेशल आइटम्स है। तो ये जब स्पेशल है तो इनको सिलेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे नहीं, रैंडम में नहीं। रैंडम में तो हो सकता है कि कैप्टन की बात हो और धोनी का नाम ही ना है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन पर्पस यू में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये एक अच्छी बात है। सिलेक्शन लिंक टू द पर्पस, आपको जिस टाइप का अपना सर्वे का जो आपका पर्पस है, आप उस टाइप से अपना सैंपल खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव है कि आप सिलेक्शन अपने तरीके से कर सकते हैं। देन सिंपल टेक्निक सीखा, ठीक है, मुझे लगता है मैंने सिलेक्ट कर लिया सिंपल टेक्निक। इसका डीमेरिट क्या है? आप अभी तक समझ गए होंगे, जब इन्वेस्टिगेटर अपने मन से अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर रहा है तो फिर वो बायस्ड भी तो हो सकता है, उसका जो सिलेक्शन है दैट कैन आल्सो बी बायस्ड। तो ये भी पॉसिबिलिटी है भाई कि वो उसमें बायस आ सकता है, ठीक। देन इट्स नॉट रिलायबल, क्यों? जो कंक्लूजन है उसकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई। अब तो आप बोलोगे कि यार वो तो आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको जो सही लगता था, क्या पता वो सही है ही नहीं। हो सकता, जैसे होता है ना कई बार हम बोलते हैं अरे यार वो तो टीचर ने पार्शियलिटी कर दिया, वो तो स्कूल ने पार्शियलिटी कर दी, तो जजेस ने पार्शियलिटी कर दिया, अपने अपने लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ये जो बात है, तो जो कंक्लूजन निकला उस पूरे रिसर्च का, उसके कंक्लूजन पे, रिसर्च के कंक्लूजन पे ही क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी अब उतनी नहीं रही। क्यों नहीं रही अब क्रेडिबिलिटी? क्योंकि जो सैंपल था वो सैंपल अपने मन से खुद ही इन्वेस्टिगेटर ने सिलेक्ट कर लिया। यदि इस तरीके से करते तो शायद प्रॉब्लम कम होती, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट उसको उस तरीके से नहीं किया, उन्होंने सिलेक्ट तो किया पर्पसिवली। तो ये दोनों टाइप्स, पहला दूसरा, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव और डिलिबरेट सैम्पलिंग। और देखते हैं अगले टाइप्स। ये देखो अगला टॉपिक है, अगली मेथड स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग में क्या है? ये देखो बेटा, ये जो सैंपल करने का तरीका हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, इसका काम एमबीए में पड़ता है यूजुअली। एमबीए में जब रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तो उस टाइम पे ये सब सैम्पलिंग का काम पड़ता है। तो बहुत अच्छी चीज आप सीख रहे हो, अभी आगे तक काम आएगी आपको। ओके, सो स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब देखो मिक्स्ड है मतलब पहले जो अभी अपन पढ़े हैं पर्पसिव और रैंडम सैम्पलिंग, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, इसलिए मिक्स बोल रहा है। कैसे है वो बताता हूँ। स्ट्रैटिफाइड में क्या करते हैं? स्ट्राटा बनाते हैं। स्ट्राटा मतलब क्या? ग्रुप। देखो मैं दिखाता हूं, ये मान लो आपका पूरा पॉपुलेशन, अब इसमें काफी सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। इन सारे के सारे आइटम्स में देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, पॉपुलेशन के अंदर ये आइटम्स, आपको इन आइटम्स में पता है कि से ये आइटम्स कुछ 10,000 है। अभी हम 10,000 की बात है, सारे 10,000 है। इन 10,000 में आपको ये पक्का पता चल गया है कि कुछ अलग अलग 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं उसके कुछ 3 कैटेगरीज डिवाइड हो गए, 3 तरीके से सोचने वाले लोग। तो आपने क्या किया, अब आपको पता लग गया 3 तरीके से सोचने वाले, तो आपने 3 स्ट्रैटा बना लिया। क्या बना लिया? 3 स्ट्रैटा। क्या बना लिया? 3 स्ट्रैटा। इन 3 स्ट्रैटा ने 10,000 लोगों को डिवाइड किया। तो मान लो यहां पे 4,000 आ गए, यहां पे 3,500 आ गए,
और यहाँ पे 2500। मतलब जो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी, पहली कैरेक्टरिस्टिक वाले 4000 लोग या आइटम्स हैं इसमें, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वाले 3500 और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के 2500। ये आपने इनको तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। तो पहले तो आपने स्ट्रेटा बना दिया। अब आपने अगले स्टेप में क्या किया? अब आपने अगले स्टेप में थोड़े से यहां से ले लिए, एक छोटा सा सैंपल यहां से ले लिया और एक छोटा सा सैंपल यहां से ले लिया और एक छोटा सा सैंपल यहां से। इन तीनों को स्टडी कर लिया, मतलब स्ट्रेटा से आपने छोटे छोटे 3 सैंपल लिए। ठीक है, एक इससे, एक इससे और इससे। मतलब जब आपने थोड़े थोड़े लोग निकाल लिए, जब 10 तक मान लो, ये हो सकता है कि ये जो थोड़े थोड़े हैं ये मिला के से ओनली 500 ही लोग सबको मिला के, ठीक है। लेकिन इन 500 में 4000 में से कुछ पहली कैटेगरी के, 3500 में से कुछ सेकंड कैटेगरी के और 2500 तीसरी कैटेगरी के। तो इसमें देखो फायदा क्या हो, यदि मैं रैंडमली कोई भी 500 सिलेक्ट कर लेता तो हो सकता है कि सारे के सारे 500 यही आ गए, इनमें से और इनमें से कोई आया ही नहीं। हो सकता है कि सारे के सारे 500 इसी में से आ गए, इनमें से और, मतलब यदि मैं उनको रैंडमली उठा लेता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन मैंने क्या किया, पहले तो पर्पसिव सैंपलिंग लगाई और पर्पसली इनको अलग अलग कर लिया, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मैंने रैंडमली इनमें से कुछ, इनमें से कुछ, इनमें से कुछ, और फिर इसमें से कितने लेने, इसमें से कितने, इसमें से कितने। या तो मैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन रख सकता हूँ कि भाई 4000 है तो उसके हिसाब से मैं परसेंटेज बराबर रखूं, या फिर अपने मन से भी रख सकता हूँ, तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं दोनों चीजों को मिक्स करके यूज कर रहा हूँ, पहले पर्पसिव उसके बाद रैंडम। तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इसको मिक्स्ड सैंपलिंग भी कहा जाता है। और स्ट्रेटिफाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्ट्रेटा बनाए गए। आया क्लियर, समझ आया? स्ट्रेटा क्यों बनाए गए? स्ट्रेटा इसलिए बनाए गए ताकि आप हर एक कैरेक्टरिस्टिक का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रख सकें अपने एनालिसिस के लिए और रिसर्च के लिए। इसकी थियरी देखते हैं। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू in different strata. Population is divided in different strata with different characteristics, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के अलग अलग strata. एक कैरेक्टरिस्टिक, 2, 3 ऐसे डिवाइड कर लिया। Some items from each strata are selected. हर strata में से थोड़े थोड़े आइटम सिलेक्ट कर लिए। All characteristics are represented. ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि इसमें हर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक का रिप्रेजेंटेशन है। इसका भी रिप्रेजेंटेशन है, इसका भी है और इसका भी। ठीक। ट्राई प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन। प्रोपोर्शनेटली सिलेक्ट मतलब क्या रहता है, 10,000 में से 4000 ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिर यदि ये 500 है और ये 40% है इसका, तो 500 का 40% यानी कि करीबन करीबन कितना, 200 कम से कम ये ले लो। तो ऐसा प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करो कि प्रोपोर्शनेट हो तो अच्छा। ठीक है। When items differ, ये कब यूज होती है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जब आइटम्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। यदि होमोजेनियस है, एक जैसे हैं, तो फिर तो सीधा रैंडम सैंपलिंग कर दो। और यदि अलग अलग है, वैरायटी है उसमें, तो वैरायटी के लिए स्ट्रैटा बनाओ, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से स्ट्रैटा से फिर सिलेक्ट कर लो अपना सैंपल। ठीक। ये देखो फटाफट मेरिट्स क्या है, मतलब मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आप आराम से भी देख सकते हो। ठीक है। मेरिट्स क्या है कि ये अलग अलग डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक को कवर कर लेता है। वो तो है, आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक वाइज उनको अलग कर रखा था। हो सकता है स्ट्रैटा यहाँ 3 है, ज्यादा भी बन सकता है। ठीक है। सो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट कर ले। दूसरा, कंपैरिजन मेड इजी, मतलब उनका आपस में कंपैरिजन इजी हो गया है। अब आप किसी भी डेटा को कंपेयर कर सकते हो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पहले ही अलग कर ली। देन रिलायबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट। क्यों? क्योंकि जब पूरे डेटा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों का रिप्रेजेंटेशन आ गया है, तो अब जो कंक्लूजन निकलेगा वो काफी मीनिंगफुल होगा और बेनिफिशियल, मतलब काफी रिलायबल भी होगा, भरोसे वाला भी होगा, और दूसरा मीनिंगफुल भी होगा उसका कुछ, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का कंटेंट है। ठीक। डीमेरिट्स। इसका डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट है कि इसका स्कोप लिमिटेड। क्यों स्कोप लिमिटेड है? क्योंकि आपको यदि पूरी पॉपुलेशन के बारे में पता है तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे। यदि आपको सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता तो फिर ये मेथड आपके लिए यूजलेस है, आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही नहीं।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिसको पता होगी उसी वक्त आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो इसका स्कोप लिमिटेड है, एक ही चीज। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। पॉसिबिलिटी ऑफ बायस का मतलब ये है जब हम स्ट्रेटा बना रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग कर रहे हैं ना, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक करते टाइम या स्ट्रेटा बनाते टाइम बायस हो सकता है इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि मैंने बताया यहां से यहां पर्पसिव सैंपलिंग, तो पर्पसिव में बायस होता है, तो पर्पसिव में बायस हो सकता है। आपको एक बार में शायद समझना है, आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं, पर आ जाएगा, एक दो बार में पक्का समझ आ जाएगा कि ये पूरे पॉपुलेशन है, स्ट्रेटा बनाया आपने, तो हो सकता है कि उसमें आपका कुछ बायस। देन इट्स नॉट पॉसिबल व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। जब ऑलरेडी पॉपुलेशन छोटी है तो छोटी पॉपुलेशन को और ज्यादा डिवाइड कैसे करेंगे, मतलब ऑलरेडी कम पॉपुलेशन है, अब उसमें भी आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटा बना लो, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये इसका डीमेरिट, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं। ये आपने देखा स्ट्रेटिफाइड क्या है, फिर से एक बार रिवाइज करो, सिंपल पॉपुलेशन, ध्यान कर, पॉपुलेशन को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिवाइड कर लिया, हर एक कैरेक्टरिस्टिक में कुछ कुछ लोग रहे, उनमें से कुछ कुछ सैंपल लिए, वो सैंपल हम प्रोपोर्शन में भी ले सकते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ले सकते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपल। पहली स्टेप में पर्पसिव, दूसरी में रैंडम, इसीलिए उसको बोलते हैं मिक्स्ड सैंपल, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपल। अब अगला मेथड देखते हैं।